नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारा YouTube चैनल जो क्लासेस चला रहा है आप सभी के लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, तो जो रेलवे के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, सभी के लिए हेल्पफुल है ये सेशन। जीएस की ये क्लासेस हैं जो आपके सामने यहाँ पर हैं, ठीक है। और डेली ये रात को 8 बजे क्लासेस होती हैं, आधा घंटे की क्लास रेगुलर होती है। तो इसमें जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि पिछले सालों में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, और जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम क्लास। पहला प्रश्न है आपके सामने, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यहां देखिए, एक बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आपका ना 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। सिंगल मेंबर बॉडी, इसका मतलब क्या है कि एक ही मेंबर हुआ करता था इस पूरी बॉडी में, और उस मेंबर को कहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसके बारे में आप सवाल देख रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये हुआ करता था। लेकिन 1989 में क्या होता है कि एक अमेंडमेंट होता है, और उस अमेंडमेंट के जरिए जो वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी उसे कम करके 18 कर दिया जाता है। 21 साल जो वोट देने की उम्र होती थी उसे अब 18 कर दिया जाता है 1989 में। तो जब 18 कर दिया जाता है तो यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर काम का प्रेशर बढ़ गया, काम ज़्यादा हो गया। क्योंकि देखो 21 से कम करके 18 साल कर दी, तो 18 और से 21 के बीच में 19, 20, 21 3 साल के गैप वाले जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी। उनका एनरोलमेंट करना, वोटर आईडी बनाना, ये सारा काम डॉक्यूमेंटेशन का बढ़ जाता है। तो उस समय पर फिर क्या होता है, इस अमेंडमेंट के बाद इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर यानी कि 2 निर्वाचन आयुक्त और बना दिए जाते हैं। 2 निर्वाचन आयुक्त और बना दिए जाते हैं। तो एक तो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हो गए, यानी कि 1 + 2, यानी कि अब ये 3 टोटल मेंबर हैं इसमें, इसलिए इसको अब मल्टी मेंबर बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि बहुसदस्यीय संस्था इसको अब बोला जाता है। तो आई होप ये चीज क्लियर है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 में इसकी व्याख्या है। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी व्याख्या है। जो 1989 तक इसमें एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन 1989 के बाद इसमें 2 चुनाव आयुक्त और जोड़ दिए गए, तो अब ये 3 मेंबर टोटल हो गए, इसलिए इसे अब बहुसदस्यीय संस्था बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कौन कौन से करवाता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये चुनाव किस किस के करवाएगा? आपका राज्यसभा का करवाएगा, लोकसभा का करवाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के करवाता है ये चुनाव, फिर उपराष्ट्रपति के भी चुनाव यही करवाता है, और फिर विधानसभा, राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है उसका चुनाव भी यही करवाता है। ठीक है, ये सारे चुनाव कौन करवाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। तो फिलहाल प्रश्न ये पूछा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, और जो अन्य 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। Which article of the Constitution deal with the amendment process? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन का प्रक्रिया दिया हुआ है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो एक ही इकलौता अनुच्छेद है, ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में बताया गया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो जो संविधान संशोधन किया जाता है, जितनी संविधान संशोधन एक्ट बनाए जाते हैं, पास होते हैं, वो किस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं? 368 में मेंशन प्रक्रिया को। तो आर्टिकल 368 यह बताता है संविधान में संशोधन करना पॉसिबल है। What is the minimum age to become the Prime Minister in India? भारत में प्रधानमंत्री बनने की कम से कम उम्र कितनी होगी? तो देखो, कम से कम उम्र पूछी है तो आप 25 साल लगा दीजिए, क्योंकि 30 भी दिया है यहाँ पे, लेकिन कम से कम पूछा है तो 25 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बन सकता है कोई। अब यहाँ देखो आप, बात अगर प्रधानमंत्री की हो रही है, बात अगर प्रधानमंत्री की हो रही है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के अंदर इसको या तो पहले लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रधानमंत्री बन सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो कम से कम उम्र लोकसभा का सदस्य बनने की, कम से कम उम्र कितनी होती है लोकसभा का सदस्य बनने की? 25 साल। तो लोकसभा से 25 साल की उम्र में सदस्यता लेकर प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर वही व्यक्ति राज्यसभा की सदस्यता लेता है तो राज्यसभा की सदस्यता 30 साल से पहले नहीं ली जा सकती, तो कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए तो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। प्रधानमंत्री दोनों बन सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, प्रधानमंत्री दोनों बन सकते हैं। पर हमसे पूछा है कम से कम उम्र कितनी है, तो कम से कम में तो लोकसभा से 25 की उम्र में सदस्यता लेकर और प्रधानमंत्री बना जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Which schedule of the Indian Constitution contain provision for the anti-defection law? Anti-defection law, दल बदल विरोधी कानून। क्या है ये? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून के संबंध में कौन से अनुसूची में बताया गया है? कौन सी अनुसूची में, कौन से शेड्यूल में बताया गया है? तो इसके लिए दल बदल से संबंधित कौन सी सूची है? 10वीं सूची। 10वीं जो अनुसूची है, यानी कि 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित बताया गया है। 10th शेड्यूल। ठीक है। शेड्यूल 1 किससे रिलेटेड है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुसूची 1, संविधान की अनुसूची 1, ये किससे संबंधित है? इसे जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताइए इसको। आगे देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो यूएसएसआर से लिया गया है। किससे? अभी रसिया है ये, पहले इसका नाम यूएसएसआर था। यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ, तो रूस सबसे बड़ा देश बनकर उभरा उसमें। तो रूस से, यानी कि यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लिया है। और बात करें फंडामेंटल ड्यूटी की, तो फंडामेंटल ड्यूटी इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। शुरुआत में भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कुछ नहीं था जब संविधान बना था। ये तो बाद में महसूस हुआ कि भारत के अंदर भी फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। इसके लिए फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई।
स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, ठीक है। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी यानी कि सिफारिश की कि हमारे देश में भी फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने रूस से लिया है, अभी हमने देखा, ठीक। अब फंडामेंटल ड्यूटी क्योंकि बाद में जोड़ी गई है तो यानी कि अमेंडमेंट हुआ था, तो फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 42वां 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1976 में। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। अब इनको भारतीय संविधान में कहाँ शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं आर्टिकल वो है 51A। कौन सा? 51A। अब फिर बात आई, एक अमेंडमेंट आगे चल के हुआ 86th अमेंडमेंट 2002 में, और इसके तहत 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी आज की डेट में कितनी है? 11 है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटी आज की डेट में कितनी है? 11 है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको, टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए आगे देखेंगे हम। विच बॉडी रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट इन इंडिया? भारत के अंदर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है, भारत के अंदर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है देश के अंदर? तो विवाद का निपटारा पार्लियामेंट करती है, या राष्ट्रपति करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट, या चुनाव आयोग करेगा। तो ध्यान रखना, दो राज्यों के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद है, तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद की सुनवाई, उसका निपटारा, उसको रिजॉल्व करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, ध्यान रखेंगे। फिर है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू एस्टैब्लिश। भारतीय संविधान में जो राज्यों के नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया है, उनको जोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या वेलफेयर स्टेट बनाना, या कम्युनिस्ट स्टेट बनाना, या पुलिस स्टेट बनाना, या थियोक्रेटिक स्टेट बनाना, धार्मिक राज्य बनाना? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो पूरे भारतीय संविधान में यही एक भाग है संविधान का जो देश को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है, देश को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है। तो ये जो डीपीएसपी हैं, ये क्या है? डायरेक्शंस हैं, संविधान के द्वारा निर्देश दिए गए हैं सरकार को, कि सरकार जब भी कोई कानून बनाए तो डीपीएसपी में शामिल बातों को कोशिश करे कि उन्हें कानून में शामिल कर ले, जिससे लोगों को उसका फायदा पहुंच सके। तो डीपीएसपी का ये जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है? डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी को भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेकर 51 तक हैं। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 36 से लेकर 51 तक हैं। तो इतने डीपीएसपी हैं कुल। बस ये ध्यान रखना, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि डीपीएसपी में लिखी गई बातों को
अगर सरकार लागू नहीं करती है तो हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे 36 से 51 तक आर्टिकल हैं डीपीएसपी के, तो इसी में एक बीच में आर्टिकल आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है कि गांव में पंचायत होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए गांव में, ऐसा बोला। तो सरकार ने मान ली बात, सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके और कानून बना दिया, संविधान में शामिल कर लिया, गांव में पंचायत के चुनाव होने लगे। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये डीपीएसपी सरकार ने इंप्लीमेंट कर दी है। नहीं करती तो हम शिकायत नहीं कर सकते थे। ऐसे ही एक है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, उत्तराखंड समान नागरिक कानून। तो उत्तराखंड वो पहला राज्य बन गया है। आजादी से पहले तो गोवा में था, लेकिन आजादी के बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक कानून लागू किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये है डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? बड़ा आसान सवाल है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है? तो यहां ध्यान दीजिए, हम यहां बात कर रहे हैं जैसे संसद की, हम यहां बात कर रहे हैं संसद की। तो ये जो संसद है बेटा, अनुच्छेद 79 के अनुसार ये जो संसद है, संसद के तीन अंग होते हैं। राष्ट्रपति जिसका अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग कौन से? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तीसरा कौन? राष्ट्रपति। ये अंग होते हैं। ठीक है। अब लोकसभा में तो कोई नॉमिनेशन नहीं होता राष्ट्रपति की तरफ से, क्योंकि 543 सीटों पर चुनाव हो जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, जनता वोट देती है। राज्यसभा, इसमें जो 245 लोग चुनते हैं, इसमें से सिर्फ 233 का चुनाव होता है। 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक, अब ये जो 12 लोग हैं, ये जो 12 लोग हैं, 12 सदस्य, ये निम्नलिखित बैकग्राउंड से हो सकते हैं। एक है कला यानी कि आर्ट, दूसरा है लिटरेचर यानी कि साहित्य, ठीक, और तीसरा है साइंस यानी कि विज्ञान, और चौथा है सोशल वेलफेयर यानी कि समाज सेवा। ठीक है, इनमें से किसी भी एक फील्ड से हो सकते हैं, उन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर देता है। समझ गए? हाल ही में देखो पीटी ऊषा इस फील्ड से, इस कैटेगरी से हैं, स्पोर्ट कैटेगरी से। और आपका सुधा मूर्ति ये भी हैं जो नॉमिनेटेड है हाल ही में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 12 लोगों को। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच इंडियन स्टेट? पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच इंडियन स्टेट? पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो भैया राजस्थान में सबसे पहले नागौर राजस्थान। ठीक है, तो ये जो है नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की, और इसको फॉलो करने के बाद आंध्र प्रदेश में फिर हो गई थी। आंध्र प्रदेश में हो गई थी। कमेटी जिसने ये सिफारिश दी थी वो कमेटी थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध
लोकल गवर्नमेंट से है, ठीक है। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको ऐड कर लिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है। अगला देखिए, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन होता है उसका अध्यक्ष कौन बनता है। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बनता है, किसका, संयुक्त अधिवेशन का, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग। अब आर्टिकल 108 इसकी परमिशन देता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और जब दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आ जाता है तो चेयरमैन कौन बनता है, वही चेयरमैन बनता है जो उस समय लोकसभा का स्पीकर होगा, जो उस समय लोकसभा का स्पीकर होगा वही चेयरमैन बनेगा, क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। तो कौन हो गया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है, एक बार मुझे बता दो, जल्दी से बताएं सभी लोग, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए आज के महत्वपूर्ण सवाल। आई होप चीजें क्लियर होंगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।